हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम विज्ञान के 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये 50 प्रश्न आपको हेल्प करेंगे आपके यूपी टेट, सुपर टेट के एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ए ईंधन, बी दूरी, सी गंध, डी चाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर जो है पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। ए गुरुत्वाकर्षण, बी केंद्राभिमुखी, सी घर्षण, डी केंद्रापसारक। तो कोई भी कार है जो फोर्स लगाने पर रुक रही है, तो वो किस फोर्स की वजह से रुक रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किस तरीके से हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? आपको इस प्रश्न में सेंटीग्रेड दे रखा है। तो सेंटीग्रेड कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसके बाद आपको इसका फ़ारेनहाइट ही तो निकालना है। तो फ़ारेनहाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। तो यहाँ पर आपको C माइनस 0 अपॉन 100 ये किसके बराबर है? F माइनस 32 अपॉन 180 C माइनस 0 अपॉन 100 के इक्वल है। अब हम इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारा? F माइनस 32 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट हमारा कितना आ जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 104। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? ए आवृत काल, बी आयाम, सी तरंग दैर्घ्य, डी आवृत्ति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। 105 प्रश्न, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? ए 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10 की पावर 7 मीटर सेकेंड, डी 3 × 10 की पावर 6 मीटर सेकेंड। तो इसका सही जवाब कितना होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ए उत्तल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ए मोटर, बी डायनेमो, सी बैटरी, डी जनरेटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। मोटर के द्वारा जो भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? डायनेमो करता है। डायनेमो के द्वारा क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, वो किसके द्वारा होती है? डायनेमो के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है 108वां प्रश्न, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। इसमें आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है। ए कॉपर, बी ग्रेफाइट, सी मानव शरीर, डी रबड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रबड़। रबड़ ही क्यों? क्योंकि देखिए बाकी के जो ऑप्शंस है, कॉपर आ गया आपका, ग्रेफाइट, मानव शरीर, तो ये सब क्या है? ये पदार्थ जो विद्युत धारा द्वारा संचालित करने की क्षमता के माप को
विद्युत चालकता कहते हैं। तो इसमें क्या है कि शरीर विद्युत के सुचालक होते हैं। मानव शरीर तांबा, कॉपर, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, ये गुड कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये जो आपका रबड़ है ये बैड कंडक्टर है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रबड़ विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इसका जवाब होगा रबड़। अगला प्रश्न है, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी है? आपको ये बताना है। ए 1152 इंटू 10 की पावर 6 जूल, बी 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल, सी 10 इंटू 10 की पावर 5 जूल, डी 5 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक यूनिट ऊर्जा यानी 1 यूनिट एनर्जी की अगर हम बात करें, या फिर हम इसको 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं ना, 1 किलोवाट पर आवर भी तो लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर में भी तो इसको लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 यूनिट एनर्जी या 1 किलो आवर वाट की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतनी होती है। तो 320 यूनिट पूछा है हमसे, 320 यूनिट की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो हम क्या कर देंगे, 320 को 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1152 इंटू 10 की पावर 6। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है ए प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेट करंट, बी दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, सी प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट दोनों ही, और डी स्पंदित दिष्ट धारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा। जो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो अल्टरनेट करंट पर ही काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ए कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बी तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, सी राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन, डी कैगा जनरेटिंग स्टेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 1400 मेगावोल्ट, सॉरी कितनी, 1400 मेगावोल्ट की इसकी क्षमता है। और ये भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। और ये स्थित कहाँ है? अगर इसकी स्थिति जानना चाहें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? ए माइक्रोफोन, बी लाउड स्पीकर, सी हेडफोन, डी एम्पलीफायर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है ए समांगी, बी विषमांगी, सी समांगी और विषमांगी दोनों, डी शुद्ध पदार्थ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समांगी और विषमांगी दोनों। 114वां प्रश्न देखते हैं, डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी अणु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अणु। अगला प्रश्न है हमारा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है किसी भी एक एलिमेंट का, और आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है। ए मैग्नीशियम, बी पोटेशियम, सी रेडॉन और डी सोडियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। अब आप यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 8 8 16 17 18 19। तो जो भी हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। तो 19 किसका होता है? अगर आपको पता होगा तो पोटेशियम का होता है, इसलिए इसका जवाब हो गया पोटेशियम। अगला देखते हैं, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी ऊष्मा ऊर्जा और डी सौर ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा।
परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। 117वां प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है A 14, B 7, C 1 और D 0। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D 0। जो अत्यधिक अम्लीय मिश्रण होते हैं उनका पीएच हमेशा 0 होता है। और पीएच स्केल का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी सवाल आ सकता है आपका कि पीएच जो स्केल है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो किया था वो सोरेनसेन ने किया था। और कब किया था? 1909 में किया था। ठीक है, पीएच स्केल का प्रतिपादन किया था और इसमें इन्होंने एसिड और बेसिक दोनों ही चीजों के बारे में एक स्केल बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं 118 का। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? ए, धात्विक गुण आवृत में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। बी, धात्विक गुण आवृत में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। सी, धात्विक गुण आवृत में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। डी, धात्विक गुण आवृत में बाएं से दाएं जाने पर घटता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धात्विक गुण आवृत में बाएं से दाएं जाने पर घटता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण हैं। ए, निष्क्रिय गैस, बी, कीटोन, सी, हैलोजन और डी, एल्केन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैलोजन। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो है ये सब हैलोजन है, हैलोजन तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 120वां प्रश्न है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, ऑक्सीजन एंड डी, क्लोरीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम देखिए फॉर्मूला है आपका NaHCO3 को HCl के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और H2O रिलीज हुआ। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला था। अगला देखते हैं। जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ए, लोहा, बी, टंगस्टन, सी, क्रोमियम और डी, निकल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? कार्बन जो होता है वो आपका इसमें 0.1 से 0.4% तक होता है। ठीक है, और निकल, जो स्टेनलेस स्टील होती है वो कार्बन, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनती है। तो इसमें कार्बन की जो मात्रा होगी वो 0.1 से 0.4 तक होती है। निकल की जो मात्रा होती है वो आपकी 8% होती है। और क्रोमियम कितना होता है? क्रोमियम यहाँ पर होता है 4.5 से लेके 18% तक होता है। और स्टेनलेस स्टील बनाने में टंगस्टन का यूज नहीं किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। 122वां प्रश्न देखते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्सीडाइज्ड के रूप में होता है? ए, सल्फर और फास्फोरस, बी, नाइट्रोजन और सल्फर, सी, सल्फर और कैल्शियम, डी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और सल्फर। 123वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? ए, आइसोप्रीन, बी, ब्यूटेन, सी, ग्लिसरीन, डी, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है वो साबुनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादित साबुन का सह उत्पाद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 124वां प्रश्न। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी, ऑटो हॉल, सी, मेंडलीव, डी, एंटोनी लैवोसियर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी।
आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और जीव विज्ञान का किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 125वां प्रश्न है, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है? ए संयोजी उत्तक, बी एपिथेलियल उत्तक, सी मेरिस्टेमेटिक उत्तक, डी तंत्रिका उत्तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संयोजी उत्तक। 126वां प्रश्न, स्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? ए स्क्लेरेंकाइमा, बी पैरेंकाइमा, सी कॉलेंकाइमा, डी मेरिस्टेमेटिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मेरिस्टेमेटिक। जो स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा तथा कॉलेंकाइमा जो होते हैं वो विभाज्योतक के प्रकार हैं। ठीक है, और विभाज्योतक उत्तक सामान्यतः पौधों के वर्धी भागों में, वर्धी भागों यानी वेजिटेटिव पार्ट्स में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? ए केचुआ, बी नेरिस, सी जोक, डी एस्केरिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एस्केरिस। एनेलिडा वर्ग को रिंग वर्म, एनेलिडा को क्या कहते हैं? रिंग वर्म्स भी कहते हैं या फिर सैंड वर्म्स भी कहा जाता है। और इसमें 1000 से ज्यादा ज्ञात प्रजातियां जो हमें पता है, जिसमें कि रिंग वर्म, केचुए, नेरीज, जोक आदि सब शामिल है। तो ये आप याद रखिएगा। 129 क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है? ऑसिलोस्कोप, बी माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, सी एंडोस्कोप और डी रेडियोग्राफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एंडोस्कोप। किसी भी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए एंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑसिलोस्कोप क्या होता है? ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। देखते हैं, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ए यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। बी यह उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। सी रक्त को सामान्यतः जीवन धारा रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। डी मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। अब मानव हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मानव हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होती है। कहाँ से होती है? मीजोडर्म से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है? ए किडनी, बी लीवर, सी अग्नाशय, डी बड़ी आंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग है? ए मेडुला, बी अग्र मस्तिष्क, सी मेरुरज्जु, डी मध्य मस्तिष्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसिन और एक्टिन क्या है? ए मांसपेशीय प्रोटीन, बी मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट, सी मांसपेशीय वसा, डी मांसपेशीय एंजाइम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मांसपेशीय प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन जो है वो मांसपेशीय प्रोटीन होते हैं। 134वां प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? ए कार्टिकोट्रोपिन, बी एड्रेनलिन, सी नॉरएपिनेफ्रिन, डी कार्टिसोल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एड्रेनलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, 135वां प्रश्न, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य वर्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं? ए वृषण, बी शुक्राशय, सी मूत्र वाहिनी, डी मूत्र मार्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो रेटिनॉल जो रासायनिक नाम है वो विटामिन ए का है। तो रेटिनॉल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का जो है वो थायमीन है। और इसके
कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो रिकेट्स हो जाता है, जो बच्चों में पाया जाता है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। तो जितने भी रासायनिक नाम है ना, ये आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है। ए संधिशोथ, बी गठिया, सी आमवत, डी आमवनिक हृदय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गठिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ए बीसीजी, बी डीपीटी, सी एचआईवी, डी वर्सिसेला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बीसीजी। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? तपेदिक रोग है। तपेदिक रोग, इसको सामान्यतः टीबी कहा जाता है और या काफ रोग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक नाम लिखा आ जाए तो आपको समझ जाना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, एंटीबायोटिक क्या है? ए सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने, बी एंथेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं, सी फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं, डी नींद की गोलियां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाइयों को ही एंटीबायोटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी एंजियोस्पर्म्स, डी थैलोफाइटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को ही प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ये जो प्लांट्स है ये एनिमल और लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत के उभयचर या एम्फीबियंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डैश पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? ए बीजांड, बी बीजपत्र, सी प्रांकर, डी मूलांकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बीजपत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण इसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है? ए जिबर्लिन, बी साइटोकाइनिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी ऑक्सिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन प्रारोह की कोशिकाओं में इलॉन्गेशन को ये प्रेरित करता है। इलॉन्गेशन मतलब दीर्घाकरण को प्रेरित करता है और इसी वजह से ये प्रकाश की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, किस कवक को एक कवक नाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ए ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, बी माइक्रोस्पोरिडिया, सी बेसिडियोमाइकोटा, डी हैपोमाइसिटीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ट्राइकोडर्मा हार्जियानम। इस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है? ए बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, बी शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, सी मानव शरीर रचना के विज्ञान में तकनीक का इन्फ्यूजन, डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ए पोलियो का टीका, बी छोटी चेचक चिकन पॉक्स का टीका, सी चेचक स्मॉल पॉक्स का टीका, डी रेबीज का टीका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रेबीज का टीका। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटा, बी हेलोफाइटा, सी मैक्रोफाइटा, डी जेरोफाइटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हेलोफाइटा। हेलोफाइटा जो होते हैं ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? शाखाओं की संख्या की गणना, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना, पेड़ की छाल के आकार का मापन, उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना। अगला प्रश्न है, किस पौधे का रासायनिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? ए आलू, बी टमाटर, सी कद्दू, डी प्याज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आलू।
149 क्वेश्चन है, सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है? ए हाइड्रोफाइट, बी हेलोफाइट, सी जीरोफाइट, डी मीजोफाइट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जीरोफाइट। 150 क्वेश्चन देखते हैं, उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। ए सिलेटेड कॉलमर एपिथेलियम, बी सलर स्क्वेमेसम एपिथेलियम, सी स्त्रीकृत स्क्वेमम एपिथेलियम, डी कॉलमर एपिथेलियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न जो आपके साइंस विज्ञान से लिए गए थे, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।